ऑन सेटिंग सही है। इससे बड़ा भी मिलता है मार्केट में, पता ही जाना तो। ठीक है, चलो बेटा इसको ठीक करो, ऊपर वाला उठाओ, रखो। ठीक है, राइट, ओके सिट। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, चलिए शुरू करते हैं। हाँ बोलो बेटा, क्या पूछना चाह रहे हो? अच्छा, वो एक्सरसाइज ओवर हो गई, तब दो बताएं। अब आपका 5.4 स्टार्ट हो गया, तो 5.4 में आपको फार्मूला तो उस दिन तो आपको बताए ही थे, और इसमें भी देख लीजिए, इसमें बहुत ज्यादा नहीं, 2-3 फार्मूले बढ़ गए हैं, तो पहले आप उस फार्मूले को चेक कर लीजिए और इसके बाद फिर उसका यूज करते रहिए। तो आइए पहला फार्मूला ले लीजिए। इसमें से दो फार्मूले तो आपको ऑलरेडी याद होंगे, डी बाई डी एक्स ई पावर एक्स इज इक्वल टू ई पावर एक्स, और डी बाई डी एक्स ई पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ई के पावर माइनस एक्स। अब बाकी के लाग वाले हैं, है ना, तो अब लाग का देख लीजिए, इसको आपको आता ही है लाग m इंटू एन, तो बोलिए क्या हो जाएगा, लाग m प्लस लाग n, राइट है। और दूसरा है लाग m पावर n, तो जानते ही हैं n लाग m, ये लाग के हैं, अंडरस्टूड। और एक लाग के m बाई n का फार्मूला होता है, उसे भी देख लें, log m बाई n इज इक्वल टू log m माइनस log n, ये log के फार्मूले हैं जो अपने 9th में ऑलरेडी पढ़ रखे हैं। ठीक है, ओके बेटा। अब हम आपको 5.4 शुरू करते हैं। तो 5.4 में आइए, पहला सवाल देखिए, e के पावर x अपॉन साइन x, चले। तो पहले क्या करोगे आप, पहले मान लो कि कोई एक फलन है, तो लेट y इज इक्वल टू e पावर x अपॉन साइन x। अब देखो ये भिन्न है ना, तो क्या करोगे, भागफल विधि से, तो बोलो इसका ऊपर नीचे गुणा कर दो, तो e के पावर x साइन x साइन स्क्वायर x। अब अवकलन करोगे तो dy बाई, अब जो नीचे होता है बोलो उसका हम अवकलन नहीं करते, अब dy बाई डी एक्स इंटू साइन। अब बोलो इसको फर्स्ट मान लो, अब एक बार इसके सापेक्ष एक बार, अब बोलो 1 अपॉन, अब बोलो साइन एक्स डी एक्स ई के पावर एक्स। अब ये भागफल है ना, तो इसलिए घट जाएगा, बोलो ई के पावर एक्स डी बाई डी एक्स। अब ये जो मैं कर रहा हूं ना, ये अभी शुरुआती दौर है, इसलिए एक एक तोड़ रहा हूं, जब आप लोग 2 4 10 कर लोगे
तब ये काम ज्यादा नहीं कर सकते हो, ठीक, ये तुम्हारी क्षमता पे है। तो बोलो 1/sin² एक्स, अब बोलो साइन एक्स, ई पावर एक्स का अवकलन वही होगा माइनस ई पावर एक्स, बोलो इसका cos एक्स हो गया, अब ये कॉमन हो जाएगा तो ई पावर एक्स अपॉन sin² एक्स साइन एक्स माइनस cos हो गया अवकलन। चेक कर लो, ठीक है। अब बोलो कोई दिक्कत? 16 अगस्त से तो स्कूल खुलने जा रहा है ना? खैर हम लोग का तो ऑलरेडी खुला हुआ है, उसमें क्या दिक्कत। अब देखिए इतना में आपकी पढ़ाई मैथ में देखिए 30 नंबर की पढ़ाई हो गई, इसी तरह फिजिक्स में भी काफी आगे चले गए हम लोग। तो इस तरह देखिए तो हम लोग अपने मिशन से बिल्कुल ठीक चल रहे हैं। और जिसको नहीं पढ़ना है उसके पास बड़ी बुद्धि है कि कोरोना है तो ये है तो वो है तो हाई है तो हाँ, उसको दुनिया में हर जगह दोष ही दिख रहा है, सिर्फ उसको अपने में दोष नहीं दिख रहा है। तो उन चीजों को माइंड नहीं करना है, माइंड केवल ये करना है कि कैसे हम अपने आप को तैयार कर लें एग्जाम के लिए। आ जा बेटा आ जा, चलिए चलिए खुश रहिए। जहाँ कोई दिक्कतें हो बताइएगा, वहाँ और तोड़ा जाएगा, रोल भी भिन्न भिन्न दिए जाएंगे जैसा आप दिक्कत। इधर कोई डाउट है? चले आगे, बोलिए आगे दीजिए, आराम से बैठ जाइए। ई के पावर बेटा है बेटा, हाँ क्या लिखा है? ई के पावर साइन इनवर्स एक्स। बोली क्या करिएगा? पहले मान लीजिए साइन यूनिवर्स एक्स, अब बोलो अवकलन कर लें, डी बाई डी एक्स ई के पावर हो गया। अब फार्मूला लगाने के लिए इसे एक्स मान लीजिए तो वही हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स। अब फिर इसका करेंगे तो डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स। अब बोलिए ई पावर साइन इनवर्स एक्स, बोलो 1/√x। अब हो गया ई के पावर साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट, चेक करिए। अब कोई डाउट? Okay, online student, if you have any problem तो then ask me। इसको समझने में कोई डाउट है पूछ लीजिए। ऑनलाइन स्टूडेंट्स
Do you have any problem? So then ask me by chat. And if you have any problem in this question, so then also you can ask me. Okay, Nitish. Good. Thank you. अब करते जाइए, जो फंसता जा रहा है पूछते जाइए. कहीं कोई डाउट हो रहा है? कंटिन्यू रहिए. चलिए, क्वेश्चन नंबर 5. इधर 3-4 में नहीं ना प्रॉब्लम. अब आइए 5 में देखिए. देखिए 5 में क्या कह रहा है? log cos e पावर x, log cos e पावर x. लो बेटा, तो लेट कंसिडर दैट फंक्शन y इज इक्वल टू log cos e पावर x. अब बोलो, अवकलन कर लो.
तो बाय डिफरेंशिएटिंग dy बाई dx log cos e पावर x। अब बोलो इस पूरे को x मान ले, तो ये log x का फार्मूला हो गया। तो बोलो 1/x, फार्मूला भी दिए थे पिछले दिन में कि dy बाई dx log x बराबर 1/x। तो बोलो x कौन है? e पावर x। फिर dy बाई dx cos e पावर x। अब खोलो 1/cos e पावर x। अब बोलो cos का लोगे sin e पावर x और फिर e पावर x का करोगे। अब डायरेक्ट करते जाए, अब थोड़ा बढ़ा जाए, तो अब बोलो क्या हो जाएगा? माइनस e पावर x tan e पावर x। देखो साइन बटे कास दोनों का एंगल एक ही है, तो tan e पावर x। तो अब इतना पे छोड़ा जा सकता है। चेक करो कहाँ, यहाँ दिया है कि यहाँ दिया है? ठीक है, तो जब तक हल होता है ना तब तक हल करते हैं। इसीलिए कल मैंने कहा था कि किसी भी अगर फंक्शन का आप अवकलन करते हो तो उसके एक से ज्यादा वैल्यू आते हैं। कुछ लोग कुछ स्टेप करके छोड़ देते हैं, कुछ लोग अंतिम तक जाते हैं। तो रूलिंग कहती है लास्ट तक जाओ जब तक सलूशन हो। राइट है, इसीलिए आप आंसर से कभी घबराया ना करो। आपके स्टेप चेक किए जाते हैं और वैल्यू अगर बीच में ही कभी रुक गए हो तो आपके मार्क्स कटेंगे नहीं, तो इसलिए उसके लिए परेशान नहीं होना है। बस कोशिश रखो कि हमें लास्ट तक जाना है, यानी जब तक फार्मूले लगते रहें करते रहो। चलिए छठा, e पावर x फिर है e की पावर x बाई x पावर 2 फिर डॉट 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 लास्ट में है e के पावर x पावर 5। तो करें e के पावर x e के पावर x स्क्वायर डॉट 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 e के पावर x के पावर 5। तो क्या करोगे? लेट कंसिडर y इज इक्वल टू e पावर x प्लस e पावर x स्क्वायर e के पावर x पावर 5। अब करो dx, सब खोल दो, dy dx e पावर x e x स्क्वायर डॉट डॉट x के पावर 5। सब अलग अलग हो जाएगा। बोलो dy e के पावर x e x स्क्वायर डॉट dy dx e x के पावर 5। बोलो इसका तो समझी गए। अब ये देखो e के पावर x स्क्वायर, फिर इसका करोगे तो 2x आया कि दो स्टेप कर दें? पहले इसको x मानोगे तो e पावर x, तो ये जो करते हो फिर x का करोगे तो डी बाई डी एक्स स्क्वायर, तो 2x फार्मूला हो गया डी बाई डी एक्स पावर x। कहो तो तोड़ दे, डॉट 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 x के पावर 5 i पी x के पावर 4। तो अब ये आंसर हो जाएगा। चेक कर, x
x घाते 2 फिर हाँ तो मैंने जो बाकी बच गया उसका भी वो किया है। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने सीधे लास्ट कर लिया क्योंकि जो डाटा उसमें नहीं था उसको छोड़ दिया और लास्ट में चले गए। ठीक है, यहाँ पे देखिए 2x e के पावर x, अरे वो कहा है बेटा 2x, वो जो गुणा है वो इस साइड में आ गया, तो गुणन की क्रिया क्रम विनिमय नियम का पालन करती है। गलत छप, वो उसको गलत छाप दिया। अब कोई डाउट? वाले में सुधार लिया है। चलिए तेज चलिए, आगे ट्राई हो रहा है ना, पूछिए। क्वेश्चन नंबर 6, आइए देखिए। अंडर रूट ई फिर उसके पावर अंडर रूट एक्स वाइल एक्स इज ग्रेटर देन 0। तो कह रहा है इसका अवकलन मान बताइए। तो आइए सीखिए, बोलिए पहले। लेट कंसीडर y इज इक्वल टू अंडर रूट ई के पावर अंडर रूट एक्स। तो अभी पिछले दिन समझाए थे कि जब करड़ी हो तो 1/2 करके लिख दीजिए। तो बोलिए dy बाई, तो डी बाई डी एक्स अंडर रूट एक्स। ठीक है, समझ आ रही है? तो अब उस दिन का याद है रूल, या अब मैं फिर से खोल के समझा? तो 1/2 अंडर रूट, अब इसका फिर करेंगे तो डी बाई डी एक्स अंडर रूट एक्स। अब बोलिए
1/2 अंडर रूट ई के पावर अंडर रूट एक्स। अब बोलो इसका करोगे तो ई के पावर एक्स हो गया, और फिर बोलो डी बाई अंडर रूट एक्स। अब हो गया e के पावर एक्स 2 अंडर रूट ई के पावर अंडर रूट एक्स। अब इसका करोगे तो और फिर एक्स का 1 हो जाएगा। अब तुम्हारा बेटा हो गया e के पावर x 2 2 जा 4 अंडर रूट ई के पावर अंडर रूट एक्स अंडर रूट एक्स। चेक। दिखाओ। अरे वो करडिया छूट गया, लिखने में छूट गया। ये ठीक है, ये करडिया छूट गई लिखने में, नहीं देख रहे हैं? कहीं दिक्कत नहीं है, करडिया लिखने में छूट गई। ये ई पावर एक्स बोल रहे तो वही लिखा गया, तो ई के पावर एक्स तो ई पावर एक्स, लेकिन ये करड़ी थी ना, करड़ी हो गई फिर उसका। अब कोई दिक्कत, क्योंकि लिखना समझाना दो विषय होता है। तब हम समझा रहे थे कि पावर ई के पावर एक्स फार्मूला है, तो लिख दो ई पावर एक्स, तो वही लिखा गया, करड़िया छिट गई, कोई दिक्कत नहीं। ऐसी गलती होने से सबक ही मिलता है कि सावधानी नहीं बरतोगे तो छूट जाए। अब चूंकि टीचर को समझाना होता है तो वो बोलने में वो लिखा। अब कोई डाउट है? जल्दी करो तो ये भी एक्सरसाइज ओवर हो जाएगी। देखिए 9वां ये रहा। आइए cos x अपॉन log x, cos x अपॉन। अब बताइए, अब तो भागफल विधि ना हो गई, क्योंकि अब हमको फ्रैक्शन दे रहा है। तो बोलिए लेट फंक्शन y इज इक्वल टू, अब बोलिए cos x इंटू log x log स्क्वायर x, अब करिए डिवाई बाई dx। अब बटा का तो होगा नहीं, log स्क्वायर x डी बाई डी एक्स cos x इंटू, तो ये पहला हो गया, ये दूसरा log स्क्वायर x log x डी बाई डी एक्स। अब बोलो माइनस हो जाएगा, cos x डी बाई डी एक्स log x। खोल दिया जाए, 1 अपॉन log स्क्वायर x, बोलिए log x माइनस साइन x 1 बाई एक्स। अब फार्मूला तो याद हो गया ना, तो अब खोल दो। बोले हम माइनस कॉमन ले लें, तो माइनस 1 बाई log स्क्वायर एक्स, और अब ये हो गया x साइन एक्स log एक्स माइनस cos x, है ना, cos x टोटल अपॉन x, लघुत्तम ले लिए। अब चाहो तो अब लिख सकते हो माइनस x log स्क्वायर x
बोलो x साइन x log x माइनस cos x। चेक कर कहा यहां तक है कि यही रोक दिया है? अब आ गया समझ में? प्लस हो गया, माइनस कॉमन ले लिए ना, यहाँ माइनस कॉमन ले लिए, दैट्स ओके। ऊपर से माइनस कॉमन ले लिए हैं ना, तो 1/x log स्क्वायर x इन ब्रैकेट x साइन x log x प्लस cos x। आइए 10वां में चलिए, मिटाया जाए। cos इन ब्रैकेट log x प्लस e के पावर x। तो पहले वही काम, एक फलन इंट्रोड्यूस करिए, y इज इक्वल टू cos log x प्लस e पावर x। बोलिए पूरा x हो गया, cos x हो जाएगा। अब अवकलन कर लीजिए, dy बाई dx cos x के प्लस e पावर x। अब ये पूरा x हो गया, तो अब बोलो डी बाई डी एक्स cos x का फॉर्मूला माइनस साइन log x प्लस, फिर अब x का करेंगे log x प्लस, अब खोले, बोलो माइनस साइन log x प्लस e पावर x। अभी अलग अलग बोलो 1/x e पावर x। हो गया? अरे हो गया, अब कहाँ जाओगे? अब रास्ता कहाँ है? बस एक रास्ता और है, 1 प्लस यक्स ई पावर एक्स अपान एक्स, इससे ज्यादा नहीं। तो चाहो तो वैसे भी कर सकते हो या यही छोड़ सकते हो।
चैप्टर ओवर, गुड। देखो तो नहीं कर रहे थे, हो गया। इसके बाद तब आ जाएगा एप्लीकेशन। फिर इंटीग्रेशन। अब बोलिए कोई प्रॉब्लम? तो अब ये चैप्टर ओवर हो गया है। तो अब आप क्या करेंगे? अब तो कोई सवाल नहीं पूछना है। तो अब अगले दिन, यानी आप आज घर जाओगे तो आप 5.5 में जा सकते हो। इसीलिए मैं पेज पलट के देख रहा था कि कुछ नया हो तो अभी सूत्र बता दें। तो इसमें कुछ भी नया नहीं है। यानी अब आप 5.5 में जाओ और करके आओ। जो प्रॉब्लम रहेगी कल उठाना, पूछना। दैट्स ओके। यस सर। अब चलो फिजिक्स के लिए तैयार हो जाओ। बोलो बेटा, कहाँ तक हुआ है? हाँ हाँ, तो कल हम लोग पढ़ रहे थे कि संधारित्र 4 प्रकार का होता है ना जी। अब चारों प्रकार के नाम हो गए थे। अब हमको एक एक करके सीखना है। चले बैठिए बैठिए। तो आइए पहला लेते हैं, समांतर वायुपट्ट संधारित्र। समांतर वायुपट्ट संधारित्र। ओके, क्या होता है बेटा, सीखिए। अभी कल आपने सीखा ना कैपेसिटर किसे कहते हैं। आइए, अब आपने सीखा है तो यहाँ देखिए, बोले कैपेसिटर में चालक के समानांतर एक अनावेशित चालक रखा जाता है और ऐसा करने पर वह हो जाता है समांतर पट्ट संधारित्र। और जब इन दोनों प्लेटों के मध्य वायु भरी हुई हो तो अब वो बन गया संधारित्र। अब आपको ये सोचने का विषय है कि इसमें माध्यम क्यों रीड किया गया, क्योंकि आपको पता है कि जब यह समांतर पट्ट संधारित्र है तो उसकी पहली प्लेट ही केवल चार्ज की जाती है और दूसरी प्लेट अनावेशित होती है। और उसको जब हम इसके समीप रखते हैं और वह इसके वैद्युत क्षेत्र में पड़ती है तब प्रेरण की घटना होती है। ठीक है, तो इस प्रेरण में माध्यम का बहुत ही योगदान होता है। क्यों? क्योंकि हर माध्यम में विद्युतशीलता अलग अलग होती है। तो अब यहाँ पर कौन सा माध्यम भरा हुआ है? अब वायु में जानते हो परावैद्युतांक 1 है ना। तो उसकी विद्युतशीलता के प्रभाव से इस पे प्रेरण होने वाला है। तो अब हम डिफाइन कर देंगे कि उस प्रकार का समांतर पट्ट संधारित्र जिनके प्लेटों के मध्य वायु का माध्यम भरा हुआ हो
तो ऐसे संधारित्र को समांतर आ गया। यदि संधारित्र की प्लेट एक दूसरे के समानांतर हो और उनके मध्य वायु भरा हुआ हो, और मध्य वायु भरा हुआ, एक मिनट, क्या भरा हुआ है, क्लियर। तो ऐसे संधारित्र को समांतर वायु पट्ट संधारित्र कहते हैं। समांतर वायु पट्ट संधारित्र कहते हैं। अब आओ इसकी धारिता ले लें। तो चलो बेटा, मान लिया कि माना यह एक समांतर वायु पट्ट संधारित्र है जिसके प्लेट का क्षेत्रफल a, प्लेटों के बीच की दूरी तथा धारिता और Q आवेश से आवेशित करने पर इनके प्लेटों के बीच विभवांतर भी। क्योंकि अभी मैंने पिछले दिन समझाया था कि जब आप चार्ज करोगे तो इसका जो विभव होगा यहाँ का विभव उससे कम होगा। कल मैंने समझाया था आपको, कि भूल गया? तो करते हैं। माना समांतर पट्ट संधारित्र समांतर पट्ट संधारित्र के प्लेट का क्षेत्रफल A तथा प्लेटों के बीच की दूरी D है। हो गया। Q आवेश से आवेशित करने पर इसके विभव में V की वृद्धि हो जाती है यदि धारिता C हो यदि धारिता तो चलिए तो बोलिए। तो आप पिछले 2 दिनों से पढ़ रहे हैं कि आवेश व विभव के अनुपात को धारिता कहते हैं। तो अगर इसकी धारिता C है तो बताओ समांतर वायु पट संधारित्र की धारिता C बराबर इतना के। अब बताओ, आपने कहा था कि किसी की धारिता निश्चित होती है, परंतु जब आप उसे चार्ज करते हो तो बताओ वह अपने धारिता के बराबर आवेश होल्ड कर लेता है, सही है। और जैसे जैसे आवेश होल्ड करता जाता है बोले उसके विभव में वृद्धि होती चली। तो हमने जब इसे Q चार्ज से चार्ज किया और प्रेरण से यहाँ विभव गिर गया तो अब जानना चाहिए ना कितना विभव उसके पास है। तो पहले विभव कैलकुलेट कर लें और यहाँ रख दें तो मेरे को इस तरह के संधारित्र की धारिता का ज्ञान हो जाएगा। तो निकाल लो विभव, पीछे पढ़ चुके हो।
विभव भी बराबर 1/4 पाई Q/R, यही होता है। इसके अलावा हमने आवेशित प्लेट के कारण भी विभव पढ़ रखा है, तो आपके पास दोनों है, किसी से हल कर सकते हो। बताओ 1/4 पाई Epsilon0 की, बोलो चार्ज तो यहाँ भी Q ही आया है, और दूरी बोलो कितनी है, तो Q/D। अब बोलो विभव निकल गया। अब उठा के तो समीकरण 1 में मान रखने पर तो धारिता C बराबर Q, अब बोलो भी निकल चुका है 1/4 पाई Epsilon0 के Q/D, बोलो Q से, तो C इज इक्वल टू 4 पाई K इंटू D। अब इस तरह हम यहां से ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन अब ऐसा हम इस सूत्र का प्रयोग तब करेंगे जब हमको प्लेटों के बीच की दूरी पता रहेगा ओनली, क्योंकि इस पूरे प्रोसेस में आप देख सकते हो कि ये जो 4/ε0 है और जो K है, इनके बारे में आपको ये पता है कि K है माध्यम का परावैद्युता, और आप बोलो इसमें क्या भरे हो, तो अब यहाँ देख लो, थोड़ा सा मैं और इस पे काम कर लेता हूँ तब सूत्र बनाता हूँ। तो बोलो चूंकि K वायु है अतः वायु का परावैद्युतांक, तो अब बोलो सूत्र हो गया 4πε0 इंटू डी के। अब यहाँ देखो, बोलो 4πε0 क्या है, तो आप जानते हो ये कांस्टेंट, बोर्ड से हटो नहीं, यहाँ देखते रहो, ये कांस्टेंट है, समझ आई। अब तुम लोग जानते हो कि 1/4πε0 अगर होता तो इसका वैल्यू इतना होता, क्या यहाँ ऐसा है, यहाँ तो सिर्फ इतना है, तो इसका मतलब कि अगर हम 4πε0 का वैल्यू निकालेंगे, तो अब चूंकि अभी अभी आप जो चैप्टर पढ़ के आए हो वहां आप आंख मूंद के ये हटाते रहे हो और ये लिखते रहे हो, तो यहाँ भी बच्चा यही करता है, तो इसलिए वो कर दिया तो गलत हो गया ना, तो इसलिए जब आप इसको हटाओ तो ये लिखो और फिर डी वही दूरी। तो ये सूत्र का प्रयोग इस प्रकार के संधारित्र की धारिता निकालने में तब करनी होती है जब केवल प्लेट की दूरी पता हो, कितने आवेश से चार्ज है ये ना पता हो, राइट। अब लो यहाँ पे केस, अब केस नंबर 1, यदि हमको ये पता है कि ये कितने से चार्ज है और इसका क्षेत्रफल कितना है, तब हम इससे नहीं निकालेंगे, तब उसके लिए चल रहा हूं विभव कैलकुलेट करने, तो यहाँ पहले केस बना रहा हूं, इसीलिए मैंने कहा रुको ऐसे, और आप लोग के बुक में देखना तो ये सूत्र उसने दिया ही नहीं होगा, तो इसीलिए मैं ये बता रहा हूं कि कैसे केस के करना है। अब यहाँ पकड़ो, यदि समांतर वायु पट्ट संधारित्र के प्लेट का क्षेत्रफल भी ज्ञात हो, भी, तो आपने क्या पढ़ा था, धारिता के निर्भरता में कि 3 बात पर निर्भर करती है, पहला ही था ना कि धारिता क्षेत्रफल के समानुपाती हो, तो यहाँ तो प्रभाव पड़ेगा, और आप इस चैप्टर के पहले पढ़ते रहे कि किसी को आप आवेश करोगे तो वह अपने पृष्ठ घनत्व के बराबर वह आवेश होल्ड करेगा, तो अब हम विभव उससे निकाल लेंगे,
ठीक है, तो देखो कैसे, बोलो। आवेश के कारण यहाँ वैद्युत क्षेत्र पैदा होगा और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पीछे पड़ चुके वो ई होती है, तब यहाँ लिखना पड़ेगा यदि Q आवेश के कारण, यदि Q आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, हाँ जैसे तुम में से कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको पीछे का सारा याद है या वो तैयार हैं, तो उन्हीं की आवाज आ रही है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलो ई हो, तो बोलो ई बराबर भी बाई डी, क्योंकि मुझे भी चाह रहा है। अब ये प्रोसेस हटा के अब नए प्रोसेस में आ गए जिसमें एरिया भी हम कैलकुलेट करें, क्योंकि मुझे बताई गई थी धारिता क्षेत्रफल के समान। जिस दिन पढ़ा बाकायदे सिस्टम में बताया कि बेटा अब ये सब तैयार रख लो। चलो भाई अब करो, तो बोलो एक प्लेट की तीव्रता सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट की इज इक्वल टू भी बाई डी। अब के बताओ वायु है, यहाँ जाओ, तो बोलो सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, राइट, और के बोलो 1 इज इक्वल टू ई अपॉन डी। श्योर, पूछ लो प्रॉब्लम, अब खोल दो, बताओ एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा को हम पृष्ठ घनत्व कहते हैं, तो सिग्मा बराबर क्यू बाई ए और नीचे बच गया इज इक्वल टू डी। तो हमें भी चाहिए, बोलो क्यू डी ए एप्सिलॉन नॉट भी। अब ये भी उठा के यहाँ रख दो, तो समीकरण एक में मान रखने पर, तो बोलो C बराबर क्यू वाई भी, क्यू इंटू डी, तो C बराबर ऊपर चला गया, क्यू से क्यू आ गया फार्मूला, देख लिया। तो ये हो गया समांतर वायुपट संधारित्र की धारिता, जब आपको एरिया और दूरी दोनों का, अब जान गए ना। अब यही असली सूत्र है और इसी को हम यूज करेंगे। ये केवल तब यूज करेंगे जब एरिया ना पता हो, केवल प्लेटों के बीच की दूरी पता हो, इन दैट सर्कमस्टेंसेस। तो अब इसमें कौन क्या तो जानेंगे, वेयर ए बताओ प्लेट का क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल है प्लेट का, और एप्सिलॉन नॉट तुम्हारे जेब में पड़ा हुआ है 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12, यानी ये वायु या निर्वात की विद्युतशीलता है, और डी तो जान ही गए हो प्लेटों के बीच की दूरी। श्योर हो गया। अब कोई डाउट? तो ये सूत्र याद रखना, जब कोई पूछे कि समांतर प्लेट वायुपट संधारित्र की धारिता क्या है, तो कहो सर C बराबर ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। अब करो तो एक केस और बनाते हैं, फिर उसको भी बताते हैं को कब और कैसे करना है। जब भी एग्जाम में डेरिवेशन आएगा तो वो वाला नहीं दिखाना, जो लिखे हो ना V बराबर 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर, ये वाला डेरिवेशन यानी यहाँ से कट हो जाना, सीधे यहाँ आ जाना E बराबर V बाई डी से। क्लियर है? लक्ष्मी
पैर के पास। यहाँ आइए बेटा, इधर है, ये ब्लैक काला ही रंग है, इस पे लिखा भी होता है। लिखा नहीं है तो इसको छेद के लिए, ठीक। ठीक है, अब आइए दूसरा है, उसको आप समझिए। दूसरा केस क्या है, अब ये जो है आपको न्यूमेरिकल में इसकी बार बार जरूरत पड़ेगी। केस नंबर 2 वो क्या है, यदि प्लेटों के मध्य पूर्णतया कोई अन्य परावैद्युत माध्यम रखा गया हो,
अन्य परावैद्युत माध्यम रखा गया हो। राइट बेटा, यानी क्या कह रहा है, यदि प्लेटों के मध्य पूर्णतया कोई अन्य परावैद्युत, अभी बताओ इनके बीच में पूर्णतया क्या भरा हुआ है। अब इसके अंदर का वायु कब हटेगा, जब इसके दोनों के बीच में कोई चीज भर दो। जैसे हम ये कागज मोड़ के लगा दिए, बुरादा भर दिए, रबड़ लगा दिए, तो आप कुछ भी अगर यहां से यहां तक में लगाओगे तो बताओ इस जगह को वो पदार्थ घेर लेगा, तो इसमें की कुल हवा निकल जाएगी। तो अब जब हवा थी तो परावैद्युतांक 1 था, अब जब वो कोई अन्य माध्यम हो गया तो बोलो हवा का खाली 1 न होता है और का भिन्न भिन्न होता है। तब जो के हमने यहाँ 1 रख दिया था, अब वो के प्रभावी हो जाएगा। और अब बताओ यहाँ, तब यहाँ के आएगा, अब यहाँ भी के आएगा, यहाँ भी के, तो यहाँ भी के आ जाएगा। अब समझ गए ना। तो यदि प्लेटों के मध्य पूर्णतया कोई हो तो उसका परावैद्युतांक पर बोलो के हो, अब के बराबर 1 नहीं रहेगा, तो अब बोलो आपका जो विभव आएगा भी वह होगा Q इंटू डी अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट के, यानी अब वो के यहाँ से हटेगा नहीं। समझ रहे हो मैं कहाँ जा रहा हूँ। तब धारिता C बराबर हो जाएगी ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, ये रहेगा। अब तुम कंपटीशन में बैठे हो, न्यूमेरिकल लगा रहे हो, तो अगर ये थ्योरी आती है तो जरा वॉच करना, तो क्या हो गया, अगर ये थ्योरी आती है तो देखना इतना फैक्टर अभी वही है, अब उसकी धारिता बताओ के गुना हो जाएगी, यानी वायु या निर्वात भरे रहने पर जितनी धारिता रहेगी अब उसका उतना गुना हो जाएगी। क्यों, क्योंकि धारिता के निर्भरता नंबर 3 के अनुसार धारिता परावैद्युतांक के, तो इसलिए देख लो ये समानुपाती है। अब अगर वायु या निर्वात पर धारिता 2 है और इसका परावैद्युतांक 3 है, तो अब उसमें जब हवा निकाल के ये भर दिया जाएगा तो धारिता हो जाएगी 3 गुना, यानी 3 दूनी 6 फैराड हो जाएगी। तो इसलिए अगर तुमको ये सिद्धांत याद रहेगा तो बिना कैलकुलेशन के भी बता दोगे। क्यों, क्योंकि हमको पता चल गया कि वायु और निर्वात के समय जितनी धारिता रहे उसका परावैद्युतांक जितना भी रहेगा बस उसी का उसमें गुणा कर दो, तब जान गए कब करना है।
ओके चलो, तो ये था पहला, समांतर वायु पट्टसंधारित्र की धारिता, जिसमें हमने 3 सूत्र आपको दिया है और बताया है कौन कब लगाना है। अब हम आपको ले चलते हैं दूसरे संधारित्र में। आपने 4 लिख रखी है, तो चलिए दूसरा। करें बात। दूसरा आपने ये लिखी थी कल हेडिंग में कि समांतर वायु पट्ट संधारित्र जब उनके प्लेटों के मध्य आंशिक परावैद्युत माध्यम रखा गया। अभी अभी जो भर रहा था देखो, आंशिक नहीं पूर्ण है, पूरा यहाँ से वहां तक। अब उस दिन मैंने समझाया था ना इन्हीं लोगों की मदद से। अब इसके बीच में आंशिक डालना है, यानी कि आंशिक का मतलब थोड़ा ही डालना है। करते और ये वाला डेरिवेशन प्राय पेपर में आता रहता है, जो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं। समांतर वायु पट्ट संधारित्र जबकि प्लेटों के मध्य आंशिक रूप से परावैद्युत माध्यम रखा गया हो। माध्यम रखा गया। According to this condition, the partial media, another dielectric constant media has been placed between these two plates partially, not completely. Right? आइए इस बात को थोड़ा मैथमेटिकली समझाते हैं कि मैं क्या रहा हूं। अब पहली लाइन पे फोकस करिए। ये तो वही संधारित्र है जो अभी पढ़े थे। क्या पढ़े थे कि यदि प्लेटों को हम एक दूसरे के समानांतर रख दें और उनके मध्य हवा भर दें तो ये कहलाता है, ये देखिए, बोलो प्लस क्यू, इसका एरिया ए, दूरी बी, और ये सब बताओ हवा भरा हुआ है। तो ये बात तो हो गई। अब आंशिक परावैद्युत, अब यहाँ अब इन दोनों प्लेटों के बीच में देखो, ये हमने एक टी मोटाई का कागज भर दिया, चाहे रबड़ भर दिया। तो बोलो यहां से लेके यहां तक की मोटाई। अब बताओ यहां से यहां तक अब 2 माध्यम मौजूद हैं। एक बोलो हेतना और हेतना भाग में हवा भरी हुई है, और हेतना भाग में टी मोटाई का कागज, चाहे जो परावैद्युत है, यही है। अब तुम जानते हो कि जब हवा में से ये चार्ज अपना प्रभाव दिखाएगा तो वहां बताओ वायु की विद्युतशीलता काम करेगी, जिसे अब तक पहले चैप्टर से पढ़ते आ रहे हो, एप्सिलॉन नॉट से शो करते हैं। और अब बताओ इसमें ये माध्यम है, बताओ यहाँ माध्यम की विद्युतशीलता शो करेगी, जिसे हम एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं। बोलो इसका परावैद्युतांक K = 1 होता है, और जबकि इसका इस बात पर निर्भर करेगा कि लिया गया परावैद्युतांक है कौन, क्योंकि हर का अलग। श्योर हो गया। अब हल करें। अब हल करें तो बताओ, अब इस आवेश की तीव्रता जब हवा में से जाएगी, तो जब ये नहीं था तो हवा डी मोटाई में थी, है ना। अब ये आ गया तो अब बताओ हवा की मोटाई D - T हो गई।
यानी टी जितना छेक लिया, जो बच गया वो हवा है। हल किया जाए, करते हैं। माना, जल्दी करिए। माना समांतर वायुपट्ट संधारित्र समांतर वायुपट्ट संधारित्र के प्लेटों के बीच वायु भरी हुई है। ओके, जिसमें टी मोटाई का एक परावैद्युत माध्यम रखा गया है। परावैद्युत माध्यम रखती है। अब कोई दिक्कत? तो यदि Q आवेश से आवेशित करने पर विभव भी हो और धारिता C हो, धारिता C हो, तो अब निकाल सकते हैं। तो हम जानते हैं, चलिए करते हैं। बोलिए क्या जानते हैं? आवेश और विभव के अनुपात को धारिता। तो अगर आप धारिता चाहते हैं तो निकल जाए इक्वेशन नंबर। अब धारिता के लिए हमको Q भी चाहिए। तो हम तो जानते हैं कि संधारित्र में आवेश में परिवर्तन नहीं होता। क्या होता है? तो Q तो मुझे पता है, अब केवल मुझे भी चाहिए। अब मैं देख सकता हूं कि यहाँ भी दो माध्यम से जनरेट हो रहा है, एक वायु में से, एक इस परावैद्युत में से। और हम पढ़ चुके हैं कि हर माध्यम की विद्युतशीलता अलग अलग होती, राइट है। तो अगर वायु में इसकी विभव V1 हो और ये जो हमारा परावैद्युत है उसमें, तो दोनों जोड़ दे तो टोटल निकल जाएगा। अब आप कहोगे जोड़े क्यों? तो आप चले जाओ दूसरे चैप्टर में, क्या पढ़ाया गया था कि अगर विभव एक से ज्यादा उत्पन्न हो तो यह सदिश नहीं होती, अदिश होती है। तो इसलिए इसका मान हम परिणामी से निकालते हैं। जिस दिन विभव पढ़ाया गया उस दिन रिमार्केबल नोट लिखवाया गया, ये लिखो लिखो, इससे न्यूमेरिकल लगेगी। तो बताओ यहाँ एक के कारण एक से ज्यादा विभव आ रहे हैं, तो अब जो विभव होगा बताओ वो उनका बीजीय योग होगा। ये रूल पढ़ाए थे। तो इसका मतलब V1 और V2 निकाल के जोड़ दें तो ये टोटल विभव आ जाएगा। फिर आ जाएगा तो यहाँ रख देंगे तो धारिता आ जाएगी। अब आओ चलो देखते हैं। यदि वायु माध्यम के कारण, ठीक है ना, विभव बोलो V1 वो परावैद्युत में माध्यम में उत्पन्न विभव बोलो V2 हो, तो परिणामी विभव, परिणामी V बराबर V1 प्लस V2। अब हल करिए। अभी अभी मैंने यहाँ V1 अरे विभव निकाला था ना, E बराबर V बाई डी, तो V बराबर E इंटू डी, नहीं निकाले थे? अभी यहाँ लिखे थे। चलो तो V1 निकाल ले।
जिसको अभी भूल गया वो फिर देख ले। एकांक दूरी के सापेक्ष विभव में हुए परिवर्तन को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बोलो V बराबर ईडी। अब बोलो V1। बताओ आवेश जब तक नहीं बदलेगा तीव्रता तो नहीं बदलेगी ना, कि बदल जाएगी, क्योंकि आवेश पर तीव्रता समानुपाती है। तो बोलो इसमें से इसमें से इसमें से जो भी तीव्रता गुजर रही है वो E है। बोलो E। अब गुणे दूरी चाहिए, तो बताओ ये V1 हवा वाला है ना, बोलो इसमें हवा कितनी दूरी तक रह गई है, लिख दें D माइनस टी प्लस। अब बोलो ये कौन है, परावैद्युत वाला, उसका भी सूत्र यही होगा। तो तीव्रता तो अब भी वही है, लेकिन अब उसकी दूरी, क्योंकि परावैद्युत इतने दूरी तक है, कहाँ दिक्कत है। अब बोलिए हो गया। अब खोल दीजिए ई। अभी यहाँ सूत्र पढ़ाए थे, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट की, बोलो डी माइनस टी सिग्मा अपान एप्सिलॉन, क्योंकि इसकी तीव्रता एप्सिलॉन या विद्युतशीलता एप्सिलॉन, राइट है, इंटू टी। अब खोलो, बोलो यहाँ हवा का K1 होता है, तो सिग्मा अपान एप्सिलॉन इंटू 1 डी माइनस टी। अब पहला चैप्टर याद करो, एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन नॉट बराबर परावैद्युतांक, तो एप्सिलॉन बराबर हेतना गुणे हेतना, दे दीजिए बॉटल। अब बोलो कोई डाउट, तो अब बोलो, अब इसको इस पद में लिखें तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट के इंटू टी। देखो सब पीछे के सूत्र आ रहे हैं, इसीलिए सब पढ़ाते समय बार बार कहा गया। तो जो लोग रेगुलर पढ़ रहे हैं, मेहनत से पढ़ रहे हैं, तो उनको एकदम अपडेट है, वही बोल पा रहे हैं। अब कोई दिक्कत है। अब बोलो दोनों जोड़ दिया जाए। इसका तो K1 हो गया क्योंकि ये वायु है, लेकिन इसका K1 नहीं होगा क्योंकि ये माध्यम पर निर्भर करता है। जिसका जितना सवाल में होगा लिखेंगे, जोड़ दो। सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट दोनों में कॉमन है, कॉमन हो गया। बोलो यहाँ बच गया D माइनस टी प्लस टी बाई के, ये कॉमन हो गया, तो यहाँ टी और नीचे के बच गया। अब सिग्मा को तोड़ दो, सिग्मा बराबर क्यू अपान ए एप्सिलॉन नॉट, बोलो डी माइनस टी प्लस टी बाई के, बन गई। अब बोलो क्या हमने विभव जान लिया, अब उठा के तो धारिता आ जाएगी। तो समीकरण 1 में मान रखने पर C बराबर Q और V ये है Q अपान एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी टी बाई के, Q से Q गया, तो धारिता C बराबर A एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी प्लस टी अपान आ गया। कौन क्या पता है, यह है प्लेट का क्षेत्रफल, यह है विद्युतशीलता 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12, ये D है प्लेटों के बीच की दूरी, और T है परावैद्युत माध्यम की मोटाई, और K है इसी परावैद्युत माध्यम का परावैद्युत। हो गया। तो ऐसे कंडीशन में ये धारिता होगी। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। अब बोलो कहीं दिक्कत है। ओके
अब सूत्र लिख लोगे ना कौन क्या क्या है कि मैं लिख दूं? हाँ बेटा हो जाए तो बोलो। अब बोलो कोई डाउट? समझ आ गई कैसे हल किया गया? अब चलो दो आपने संधारित्र निपटा लिया, अभी 4 की हेडिंग थी ना, तो अब तीसरी आ जाओ। गोलाकार संधारित्र। गोलाकार संधारित्र की धारिता कैसे करोगे देखते हैं। अब पहले ये देखें कि संधारित्र गोलाकार बनेगा कैसे, तो जरा परिभाषा याद करो। किसी भी चालक की धारिता में वृद्धि कर देने वाली युक्ति को संधारित्र। अब तक हम बोलो प्लेट ले रहे थे, समांतर होती थी। अब हम बताओ कैसा चालक चुन ले, गोलाकार? गोलाकार। अब आओ जैसे पहले सीखो, घबराओ नहीं। अब तुम्हारा देखो ये चालक गोलाकार है, तो अब गोलाकार है बेटा, तो अब इसका कोई एक त्रिज्या भी होगा ना, क्योंकि गोलाकार बिना रेडियस के बनेगा ही नहीं। तो चलो मान लिया, क्योंकि आप जानते हो आइसोलेटेड वाले मैंने ए माना था, तो मान लिया कि हमारे इस गोलाकार चालक की त्रिज्या ए। और आप बताओ संधारित्र बनाना है तो पहले इसे चार्ज करना होगा। चलो अगर हम इसे धनावेश से चार्ज करें तो बताओ सारे चार्ज सतह पर समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? हो गए, हो गया। और इसके कारण विभव भी बना गया। अब हम इसको चाहते हैं संधारित्र बनाना, तो आपने पिछले दिन सिद्धांत में देखा था संधारित्र बनाने के लिए एक चालक इसी के पास लाके रख दीजिए, लेकिन जो रखिए वो समांतर हो। तो अगर हम इसी के पास एक गोला रख देंगे तो बताओ ये दूरियां भिन्न भिन्न हो जाएंगी ना। इसका मतलब ये तरीका सही, इसका मतलब सही तब होगा जब सकेंद्रीय रखें। ये देखिए, आप कहीं से देखिए आ गया कि नहीं। यही बात बच्चे गलती करते हैं और इसीलिए एग्जाम में आता है। तो अब बोलो ये वाला इसकी त्रिज्या हो गई, बोलो भी। अतः यहां से लेकर ए और यहां से लेके, तो बोलो यही त्रिज्या न है, तो हाई हो बोलो ए ही हुआ ना। अतः ये वाली दूरी बताओ कितनी हो गई। अब ये बी माइनस से क्यों यही रहेगा कि हर जगह?
अब तो बोलो, अब यह गोला और यह गोला समांतर हो गए कि नहीं हो गए? अब हो गए तो अब प्रेरण होगा। अब इस प्रेरण से बताओ, अब यहाँ विपरीत देखो, अभी जो पढ़ रहा है वो बोल रहा है विपरीत चार्ज आ गए, हो गए। अब कैसे आगे सब थ्योरी पढ़ा दी गई ना। अब इसको अर्थ से कनेक्ट कर दो, बोलो सारे प्लस चले गए। अब बताओ विभव गिर गया और धारिता बढ़ गई, इसलिए अब ये क्या कहा जाएगा? गोलाकार संधारित्र। इसका मतलब गोलाकार संधारित्र बनाने के लिए हमको सकेंद्रीय गोला लेना होगा, यानी दो अलग अलग गोले नहीं लेने होंगे, जैसा अभी मैंने समझाया। अब पूछे बाइबा में तो बता सकते हैं। चलिए हल करें। माना गोलाकार संधारित्र में लिए गए गोलों की त्रिज्याएं क्रमशः ए और बी है, ठीक है? ए और बी क्लियर हो गया। यदि इस चालक पर आवेश की मात्रा Q और विभव भी तथा हो गया धारिता C हो, धारिता तो हम जानते हैं, है ना भाई? तो हम जानते हैं, बोलो क्या जानते हैं? हाँ, कि आवेश और विभव के अनुपात को धारिता, तो अब हम इसकी धारिता निकाल सकते हैं। आओ बोर्ड पे देखो, बोलो इसे जब आपने संधारित्र बनाया तो जितना चार्ज यहाँ है वही चार्ज यहाँ है, यानी ये तो फिक्स है। अब केवल विभव चाहिए, तो बोलो प्लस के कारण प्लस विभव, माइनस के कारण माइनस। अब देख लो दो विभव पैदा हो गए, तो जो थ्योरी अभी अभी लगाए थे वो अभी लगाओ कि अगर विभव एक से ज्यादा हो तो उनका परिणामी मान बीजीय योग के तुल्य होता है। हल कर ले, तो विभव निकाल के हम पुटअप कर दें तो गोलाकार चालक की धारिता आ जाएगी। तो चलो, क्योंकि अब यहां देखो प्लस आवेश के कारण, आवेश के कारण बोलो उत्पन्न E1 है, तो बोलो E बराबर 1/4πε0 के Q/R। अब रख दें 1/4πε0 के, बोलो आपको पता था जब विभव पढ़ाए थे तो बोले थे ना चिन्ह रखना पड़ेगा। अब इसकी त्रिज्या ए, इसी प्रकार बोलो माइनस आवेश के कारण, माइनस Q के कारण उत्पन्न विभव बोलो V2 हो, तो V2 बराबर अब इसकी त्रिज्या बोलो भी है, कोई डाउट? अब दोनों का बीजी योग निकाल ले तो टोटल विभव आ जाएगा, इसलिए समस्त विभव
E बराबर V1 प्लस V2, बोलो Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू A, ये गुणा कर दिए, हो गया। अब E2 बोलो, अब ये माइनस है, तब ये हो गया Q बटे, कोई डाउट, प्रॉब्लम है? अब बोलो, घटा लो, कॉमन हो गया, अब खोल दो, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के ए की बी माइनस, इधर से एलसीएम लिया था, ए बी आ गया परिणामी विभव। अब उठा के एक में रख दे तो गोलाकार चालक की धारिता आ जाएगी। तो समीकरण 1 में, तो बोलो गोलाकार संधारित्र की गोलाकार संधारित्र की धारिता C is equal to Q upon V. This could be written Q upon 4 pi epsilon naught K B minus A upon AB. कट। अब C बराबर ऊपर चला गया AB, और ये हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के B माइनस A, हो गया। आगे धारिता, तो ये हो गई गोलाकार संधारित्र की। कौन क्या सब पता है? अरे ये छूट गया लिखने में, ये कहाँ चला गया ऊपर, तो ये भी तो गया ना ऊपर, ये लिखने में छूट गया। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के ए बी बटे, हो गया, ये पूरा ऊपर चला गया। अब कौन क्या है सब पता है ना, बाकी तो सब पुराना डाटा है। ए बी खाली है, तो बी है बड़े वाले की त्रिज्या, ए है छोटे गोले की त्रिज्या। ठीक, तो अब ये था गोलाकार संधारित्र की धारिता। श्योर। अब 3 संधारित्र हो चुके हैं, आज 4 हेडिंग डाले थे। अब अगला हेडिंग हो जाएगी परिवर्ती संधारित्र, अगले दिन के